जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज की सुबह मॉर्निंग वाइब्स मंसूर विद नदा के साथ, और आज हम न्यू वाइब्स लेकर आए और इसके अंदर कुछ एनर्जेटिक वाइब्स भी हैं, कुछ माशरे के हिसाब से बातें हैं और रोज़ वही सेम टॉपिक्स हैं, मगर कहानियाँ क्योंकि बदल जाती हैं, किरदार बदल जाते हैं नदा, तो कहानियाँ खुद ब खुद बदल जाती हैं। हमारे अतराफ़ में हमने बार बार ये बात की है कि हर उस शोबा हाय ज़िंदगी का फ़र्द जो कुछ अच्छा कर रहा है अपनी ज़ात के हवाले से, अपने शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर होता है। जी, क्या बोलना चाहेंगे आप सुबह सुबह? मैं सुबह तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो पूरी मॉर्निंग वाइब्स के साथ आता हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता करके आता हूँ। मैडम यहाँ आके नाश्ता करती हैं। मैडम ने अभी नाश्ता मंगवाया है, ब्रेक में हम हलवा पूरी खाएंगे, मैडम की मंगाई भी। भाई यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना, और मुझे जब अनवर भाई के कप मिलती है चाय की, होए होए होए, वो मेरी सुबह इतनी प्यारी बना देती है, क्योंकि ये चाय लवर ही चाय का वो बता सकता है आपको दीवानापन। और मतलब बहुत ही अहम हवाला है, जो चाय नहीं पीता, आप तो मेरा ख्याल है उसकी शादी में भी नहीं जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? आप शादी कह रहे हैं, मैं उसकी डिवोर्स में भी नहीं जाती। अच्छा है, चाय पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम अरबों रुपए की चाय पी जाते हैं। थोड़ा सा हाथ हल्का रख के चाय पिए, चाय पीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा मॉर्निंग का कोई एक ऐसा टाइम लाजिम होता है, या तो वो मॉर्निंग का होता है या तो वो इवनिंग का होता है, जिसमें मुझे मस्ट चाय ही चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं मस्ट चाय क्या होती है? मस्ट भी, और मतलब लाजिम भी, और मस्त भी, मतलब स्ट्रांग भी। अच्छा, हाँ, तो दोनों ही आप उसको मिक्सअप कर सकते हो। तो वो वाली जो वाइब्स होती है ना सुबह सुबह की चाय वाली, और वो बहुत अमेजिंग होती है। और जस्ट इमेजिन आप किसी नॉर्दर्न एरिया में और वही चाय का कप आपके हाथ में हो। हाय मैडम, आप तो जो है नस्र में शायरी कर रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया इस वक्त तो आपको नहीं ले जा सकता, लेकिन वहीं का एक फर्जंद जो है वो आज हमने अपने शो में बुलाया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मेहमानों का तारुफ शुरू करें। बिल्कुल। तो हमारे साथ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम आबिद नईम साहब, जो कराटेकाज हैं, मास्टर हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवालों से जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आबिद सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, शुक्र अल्लाह। गुड हो गया। तो इनके साथ जो मैंने आपसे जिक्र किया कि हम पहाड़ों से आया हुआ एक नौजवान जिसने फिर कराची में दुनिया फतह की, इलियास नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंसूर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नौजवान कहा। भाई तो मसला ये है, देखिए आपका जो मैदान है ना, वो माशाल्लाह एक हवाले का नहीं है। आप माशाल्लाह डायरेक्टर भी हैं, थिएटर भी करते हैं, अल्लाह आपका भला करे, आप मॉडलिंग भी करते हैं, आप ड्रामा भी करते हैं। तो आपका मैदान वसी है, तो कोई नौजवान ही दौड़ सकता है ना इतनी डायमेंशंस में। तो नहीं हिम्मत चाहिए इसके और लिए। और आपका जो हवाला जुड़ता है वो यकीनन वहीं पीछे बिलोंगिंग जो है आपकी, जी वो जो मैंने नॉर्दर्न एरिया का बिल्कुल मैडम ने ऐसा जिक्र ही किया, हमारा वही जो हवाले है है, ना, हाँ। उस पर अभी इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारे दरमियान ट्रेड यूनियंस दारा भाई भी बैठे हैं, दारा जफर। कैसे हैं भाई जाना? अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका। लीडरी कैसी चल रही है? लीडरी का ये खिदमत है, अच्छा है। तो अच्छा है। वो हम कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने बिल्कुल सही दोस्तों है। के लिए। बस इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे अभी आज के शो में। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे उस्ताद, हमारे बड़े भाई, और बच्चों की कहानियां लिखने से आगाज़ किया और फिर एडिटर लेवल पर पहुंचे, नशीद आफाकी भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपकी बहुत मोहब्बत है, मुझे बुलाया आपने। बस ये मैडम हमें जो है वो आगे लगा के कहती हैं कि हर शोबा है ज़िंदगी से चुन कर आप जो है वो हीरे जमा करें और मॉर्निंग शो में जड़ें। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही है, ज़िंदगी के काफ़ी सारे फेजेस होते हैं और हर फेज़ को आपको सामने रखना चाहिए, उससे अपनाना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि हम लोग मॉर्निंग वाइब्स लेकर आते हैं और आपको भी हम अच्छी अच्छी मॉर्निंग वाइब्स देते हैं,
तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको हर तरीके की वाइब्स मिले। मैडम, चूंकि हमने तारुफ कराया आबिद नईम भाई का कि ये बुनियादी तौर पर जो है वो कराटे का हवाला रखते हैं ना, और मैं आपको नाजरीन एक बात और बताऊं कि मैं जो इतनी तमीज से बैठता हूं मैडम के साथ, वो भी इसलिए बैठता हूं कि मैडम खुद भी कराटे जानती हैं। तो अब आप दोनों के दरमियान से मैं थोड़ा सा पीछे हो रहा हूं कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से कीजिए। सबसे पहले तो देखिए, इस बात में मैं ये बात बोलूँगी कि हर लड़की को स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखनी चाहिए। लड़की क्या, लड़कों को भी इवन एक्टिविटी रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये हेल्दी एक्टिविटी है, बहुत सी फजूल चीज़ों से बच जाते हैं और आप हेल्दी रहते हैं। और इवन आप लाइफ के किसी भी एज के अंदर हो, कोई भी एज फैक्टर हो, आप फिट रहते हो, कभी भी अपने आप को वीक और कमजोर फील नहीं करते। स्पोर्ट्समैन कभी भी अपने आप को वीक नहीं महसूस करता। बिल्कुल ऐसे। और लड़कियों के लिए स्पेशली क्योंकि अगर जब जहाँ पे मार्शल आर्ट्स और जूडो की बात आती है, कराटे की बात आती है, तो वो यूँ भी ज़रूरी है, क्योंकि आप घर से बाहर निकल रहे हो, 10 तरीके की चीज़ें आप फेस कर रहे हो, तो आपको अपना सिविल डिफेंस आना चाहिए, ताकि कल को कोई भी चीज़ हो XYZ तो उसके अंदर आप खड़े होकर फेस करें। क्योंकि आज की लड़कियां इतनी कमज़ोर नहीं हैं, तो वो फेस करती हैं, तो वो फेस करने के लिए सबसे बेस्ट है मार्शल आर्ट और जूडो। तो उस्ताद से शुरू करें। सेल्फ डिफेंस बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, लाजमी है कि तमाम लोगों को आना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत ज़रूरी है कि सीखना चाहिए। इससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, माशरे में उनको थोड़ा सा एक चलने फिरने में और दीगर जो मसले मसाइल होते हैं उससे निपटने में आसानी होती है। और मतलब ये शौहर भी डर के रहता है? चोर तो हर हालत में डर के रहता है। अच्छा है, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। इलियास भाई देखें, ये बात आगे बढ़ा दी इन्होंने, कह रहे हैं कि शौहर तो हर हाल में ही डर के रहता है। वाह 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 वाह। वो उमर शरीफ भाई कहा करते थे ना कि कोनी पेट पे रखी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे पकड़े बैठी हैं। डर के रहना भी चाहिए। तो आजकल आप कौन सा स्पोर्ट्स कर रहे हैं? मैं आजकल वैसे एक डॉज बॉल अमेरिकन गेम है, वो उसको यहाँ पे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता हूँ। डॉज बॉल के बारे में कुछ बताएं जरा। ये 6 बॉलों से खेला जाता है, दुनिया का वाहिद गेम है जो ज्यादा बॉलों से खेला जाता है। और जैसे हमारे यहाँ पिट्टू मार होता था ना, उस टाइप का है कि आपको बॉल मारनी है सामने वाली टीम को, और उन्होंने अगर कैच कर लिया तो आप आउट हो जाएंगे। अगर आपने मतलब हिट कर दिया अगर आपने, आपको लग गई तो आप आउट हो जाते हैं। 6 प्लेयर होते हैं दोनों टीमों में, और 6 बॉलें बीच में रखी हुई होती हैं, और उसके बाद वो शुरू होता है, जिसका उसको मारते हैं एक दूसरे को, जो लग गया बस वो बाहर, उसकी वो एक पूरे रूल्स रेगुलेशन के तहत पूरा होता है। तो ये लड़कियों के लिए भी है या दोनों के लिए है? तीनों तरीके से खेला जा रहा है, बल्कि ये बॉयज के लिए अलग होता है, गर्ल्स का भी खेलते हैं और मिक्स भी खिलाया जाता है। अच्छा, मैं तो डर गया, मैंने कहा बॉयज और जेंट्स और फिर हो सकता है फीमेल भी खेल रहे हो, तो मैं एक लम्हे के लिए मैं चौंक गया था मैडम। अच्छा, तीसरा तरीका वाकई हाँ, मैं भी चौंका था। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप फीमेल्स की बात करें तो वो भी क्यों नहीं खेल सकते हैं? नहीं बिल्कुल खेलें, मतलब हम तो ये चाहते हैं, कि वो माशरे का सबसे कारामद रुकन बने। बहुत सारे गेम जो है ना सिर्फ बॉयज और गर्ल्स के हैं, और जैसे टेनिस, लॉन्ग टेनिस वगैरह उसमें मिक्स खेला जाता है। मिक्स भी खेला जाता है, इसमें भी ये मिक्स खेला जाता है, मिक्स डबल्स। आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, कराटे, मेरी तो बहुत नहीं कराटे पे रुकेंगे अभी कराटे पे रुकेंगे। आपने कराटे का आगाज कहाँ से किया, कौन से आपके उस्ताद थे, जरा इस बारे में भी तो बताएं ना। नाजरीन जो है वो उसमें बैठेंगे, भाई मैडम कराटे जानती हैं और बताया नहीं आज तक। भाई मैं थी तकरीबन कोई उस टाइम पे 5 क्लास के अंदर, और बहुत छोटी थी मैं। तो किस सन की बात? ये मैं आपसे बात कर रही हूँ 1977 नहीं 2008-9 की बात कर रही हूँ मैं, जब वो पहला मार्शल लॉ लगा था। नहीं वो तो बहुत पुरानी हो जाएगी। तो 8-9 की बात कर रही हूँ, और 2013 तक जो मेरे उस्ताद थे तो वो थे मोहम्मद तकी सर, और वहाँ पे नवेद साहब आते थे, वो क्योंकि वो मुझे जूडो सिखाते थे, तो उनके साथ मैंने सीखा। वहाँ पे उन्हीं के साथ एक मिस फराह भी होती थी, और बेसिकली नेवी वगैरह को भी ट्रेन करते थे, और उनसे मतलब जो भी है जूडो की टेक्निक्स वगैरह चीज़ें मैंने सीखी, क्योंकि मेरा रुझान था कि मुझे पाक आर्मी में जाना था बचपन से, और मैं स्काउट्स के अंदर भी थी, जिना स्काउट्स के अंदर थी। तो मतलब स्टडी से हटके भी मेरी एक्टिविटीज़ थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्टडीज़। और घर वालों का मतलब ये मानना था कि मैं बाहर खेलूं कूदूं, उससे बेहतर ये कि मैं एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाऊं। सही। और मैं उन चीज़ों को इतना एंजॉय करती थी
कि मुझे खुद को मज़ा आता था, मैं शौक से जाती थी। तो कराटे में आपको कभी ऐसी चोट लगी कि आपको वो हम पंजाबी में कहते हैं लग पता गया हो? हाँ बिल्कुल लगी, मुझे आज भी याद है अपना 2012 का मैच जो कि उस टाइम पे मैंने खेला था अजीज़ाबाद के अंदर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मैंने जोडो का मैच खेला था, सर्दियों का टाइम था। अच्छा, मैच से कुछ दिन पहले ये होता है क्योंकि 2012 में अगर आपको याद होगा तो हमारे पास मैट्स की कमी थी उस टाइम पे जोडो वगैरह के लिए, कराची मार्शल। हाँ, तो हम लोगों के अंदर क्योंकि देखिए जब सीखने की जुस्तजू होती है ना, पैशन होता है, जुनून होता है जिस काम में, तो आप उसके लिए ना कोई भी हद क्रॉस करते हो। तो हमने बाकायदा वहाँ पे नीचे जो है वो दरियाँ बिछी होती थी और हमने दरियों पे प्रैक्टिस किया है। और वो मैट पे गिरना तो मतलब मैं समझती हूँ कि इतनी नहीं लगती, मगर जो आप ज़मीन पे गिरते हो ना जिस टाइम पर, और वो जो चोट लगती है पसलियाँ तो नहीं, पसलियाँ नहीं, वो मतलब जाहिर बात है आप गिर रहे हो, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हो, उस दौरान आप गिर रहे हो जब नीचे, तो आपके हड्डियों में भी लगेगी और पसलियों में भी अच्छा, लगेगी। मैं एक बात पूछ सकता हूँ, ये जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस के भी काम आता है, खास तौर पे बच्चियों के, लड़कियों को सीखना चाहिए ये। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको सेल्फ डिफेंस के तौर पे कभी आपने आजमाया किसी पे? अच्छा, ये एक दफा नहीं, वो कहीं दफा हुआ है। अच्छा। और तो किसी को लेटाया है, गिराया है? बिल्कुल ऐसे ही, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मेरे कोच को जाता है। और जो मैं अभी इतना एक्साइटेड होकर बैठी हुई ना, वो इसी वजह से होकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि अगर आज मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते ना निदा तो मैं ऐसी क्यों हो, तो मैं ऐसी अपने कोच की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया और आज तक मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पे ये चीज़ मेरे बहुत काम आती है। बिल्कुल ठीक। आबिद भाई, ये जो हवाले हैं स्पोर्ट्स के, पाकिस्तान में कराटे बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका ऐसा मुझे फील होता है। हाँ। या वाकई ऐसा है? नहीं, कराटे का बहुत सारा जो गोल्डन दौर था ना वो गुजर गया पाकिस्तान अच्छा। से, अब वो रहा नहीं वो दौर। 2016 तक कुछ ब्रूसली की फिल्में लोग देखते थे और एडमिशन लेते थे, भरा हुआ होता था पाकिस्तान भर में क्लब। फिर कुछ ऐसा दौर आया शहर कराची में कि वो लोग हमें वो एक बोलते थे कि सामने वाला तो असला लेकर आ जाएगा और यूं मार देगा, आप ये करते रह जाओगे, वो करते रह जाओगे। और वो एक सोच बैठती चली गई, लोगों ने, माँ और बाप ने अपने बच्चों को ग्राउंडों में भेजना बंद कर दिया, तो वीरान हुए हुए इस वक्त ग्राउंड, बड़ी मुश्किल से मतलब हम एक वक्त कराची पे ऐसा गुजरा कि जिसमें ये एक्टिविटीज जो थी वो भी मांद पड़ी, और फिर वो जो गन वाला मामला आया उसने फिर बहुत सारे मामले को ठंडा करा। बुनियादी तौर पर कराटे तो एक खेल है, कराटे एक खेल है, जैसे हॉकी से खेला जा सकता है, हॉकी से लड़ा जा सकता है, तो हम तो इसको स्पोर्ट्स के तौर पे कराते हैं। बिल्कुल ठीक। बचपन से वही सीखा हमने खुद और खेला, और अब हम कोचिंग कराते हैं उसकी स्पोर्ट्स के तौर पे। उसको हम ये नहीं कहते कभी भी कि इसको लड़ा जाएगा, जाकर लड़ें इससे। और जैसे मैडम के साथ ने बताया कि 3-4 दफ़ा ऐसा हो गया सेल्फ डिफेंस का, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। अच्छा। 40 साल से मैं कर रहा हूँ, मगर मेरे को कभी रोड पे नहीं लड़ना पड़ा। वाह वाह। नहीं, अच्छा मेरे साथ जो हुआ था वो भी मैं बताती चलूँ क्यों हुआ था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मेरा, क्योंकि फील्ड जिस तरीके की है, मैं आती हूँ जाती हूँ, समटाइम लेट हो जाती हूँ, और कभी आपके साथ ऐसे हालात हो जाते हैं, आपको पता है आजकल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल है। तो मेरी बाकायदा स्नैचर्स के साथ फाइट हुई है। और जो आपने ये यहाँ हवाला दिया ना, क्योंकि गन्स आ गई हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही कि जब सामने वाले के हाथ में गन हो तो आप क्या करोगे, मगर उसकी भी, क्योंकि सर को इस चीज़ का पता है कि उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही सही अगर आपको जोड़ो आता है तो वो उस टेक्निक से आप खुद को सिविल डिफेंस तो एटलीस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन मैडम वो एक बात है, हम आपसे डरते नहीं है, आपकी इज्जत करते हैं हम। आई नो दैट। जी लियाज भाई, कहाँ से आगाज होता है, कहाँ से एक नौजवान चलता है, कराची आता है, माश के मामलात हैं साथ साथ, उसके बाद फिर ये ड्रामा फील्ड, थिएटर, स्टेज, फिर डायरेक्शन की तरफ, क्या जर्नी है? मंसूर भाई, कराची आता नहीं है ये नौजवान। अच्छा। ये नौजवान कराची की पैदाइश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जितने भी बहन भाई थे यहीं पे। वालिद साहब जी किस सन में आ गए वालिद थे? साहब भी मेरे पाकिस्तान, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान था, उस वक्त बॉम्बे में हुआ करते थे। आहा। ठीक है ना, तो गांव खैर आना जाना तो लगा रहता था। गांव कौन सा? हमारा है मानसेरा में, मानसेरा से आगे एक गांव है उग्गी। उग्गी में मलूकड़ा नाम है हमारे गांव का। अच्छा माशाल्लाह। और जो आपने कहा कि शुमाली इलाका जात की तरह बड़ा खूबसूरत इलाका है, वहाँ काफ़ी फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह भी होती हैं। अच्छा, और पता नहीं इजाज़त है या नहीं, वो कैदी नंबर 804 जो हैं, जी जी, वो जब उनकी
जमामा खान से शादी हुई थी, तो वो हमारे इलाके में आए थे और वो जो उन्होंने अपना हनीमून अच्छा, पीरियड वाह, गुजारा वाह, 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 था जी, वाह, मेरे पास वाह, वाह। पिक्स भी है, मैं शायद आपको दिखा भी दूं मोबाइल पे भी। जिंदाबाद तो जिंदाबाद। वो तो हवाला ये है कि कराची की पैदाइश है, कराची में ही पले बड़े हैं और कराची में ही सब कुछ हमने सीखा है, जो अचीव Good. किया है कराची में वेरी अचीव गुड, किया है, वेरी गुड। सिंध में। तो क्या कैसे कैसे शुरू होती है, इब्तिदा कैसे होती है? फैमिली में कोई और फ़नून लतीफ़ा की तरफ माइल था, वालिद साहब का रुझान था, या आपने कुछ थोड़ी सी बगावत की और ट्रैक चेंज किया? बगावत तो नहीं, शौक था। ठीक है। तो हम फिल्में देखा करते थे। फिल्में किसकी देखना शुरू की? हमारा जो ज़माना था बड़ा खूबसूरत ज़माना था, वहीद मुराद साहब, नदीम, मोहम्मद अली, मैडम एजाज आपने तो वहीद मुराद साहब के साथ काम किया होगा। नहीं नहीं तो वो बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन दौर था वो, जब हम फिल्म देखा जी जी करते बिल्कुल। थे। वो मतलब सिल्वर स्क्रीन का सुनहरी दौर है, जिसमें मोहम्मद अली साहब हैं, वहीद मुराद हैं, नदीम हैं, शाहिद ज़ेबा, हैं, शबनम, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, माशाल्लाह। ये हमारे बड़े जी, legends। स्टार थे। तो आपने थिएटर में अभी तक क्या क्या किया है? किसमें? थिएटर में। में आपने अभी तक क्या क्या किया है? थिएटर में बेटा मैंने जो एज डायरेक्टर किए हैं, अब्बा जी इन ट्रबल मेरा एक प्ले था, बड़ा खूबसूरत प्ले था। शीन से शरारत किया मैंने, लग पता जाएगा, ऐसा भी होता है। और पश्तो थिएटर प्ले मैंने फेस्टिवल में किया था मामादे के नाम से। अच्छा। मामादे। जी, तो उसमें तकरीबन सारी नई कास्ट थी। और क्या क्या इसके माने क्या हैं मामादे के? वो एक गीत भी है मेरा ख्याल है उसका, हाँ, मामादे 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 मामा जी। ये एक बड़ा फनी कैरेक्टर होता है मामू, जो होता है ना, जी, जी। बाज ऐसे एज ग्रुप में होते हैं कि उनके साथ आपकी दोस्ती वाली जी, बिल्कुल। टर्म्स Vibes होते हैं ना, होती हैं, हाँ। तो वो उनको फिर आप इस तरीके से मुखातिब करते हैं उनके साथ आप, वो एक बड़ा डिफरेंट मतलब हम इसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो मामा जी कहेंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं। मामा दे मतलब वो थोड़ा सा छेड़ने वाली बात है। अच्छा। मामा दे, अच्छा। ये वो है, ओके। ठीक है ना। ओके। तो ये उस टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, मामू बना दिया। ओके ठीक है ना? ओके ओके, नाउ अंडरस्टैंड। मामा दे। सही। तो अच्छा, आप- आपको जी आप जी पूछें। जी आप बोलें। मैं असल में जब बात पश्तो की निकलती है ना, पश्तो आपने टेलीविजन के ड्रामे भी किए हैं या ये थिएटर ही किया है? बिल्कुल, खैबर टीवी से मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं। माशाल्लाह। पख्तूनाबाद, जाहिद औरंगजेब साहब डायरेक्टर थे उसके। अक्स ड्रामा किया मैंने, और मेरे लिए बड़े खुशी का मुकाम था कि जिन आर्टिस्टों को हम जाके फिल्मों में देखा करते थे, जैसे आसिफ खान साहब थे, माशाल्लाह। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने आसिफ खान साहब के साथ लीड कैरेक्टर किया एतबार ड्रामे में। वो नेगेटिव थे, मैं पॉजिटिव, 2 फैमिलियां दिखाई थी। ठीक हो गया। और इस तरह का था। खैबर में मैंने काफ़ी ड्रामे किए हैं मास्टर अच्छा, साहब। आपने फिल्म का जिक्र छेड़ा, आसिफ खान साहब का जिक्र छेड़ा, तो निदा मैडम ये तो आप अच्छी तरह जानती होंगी कि पश्तो फिल्म की तारीख जो है वो बदर मुनीर हमारे लेजेंड्स, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनके बगैर मुकम्मल नहीं होती। बेशक। मतलब वो एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने पश्तो फिल्मों को वो उरूज दिया जिसकी वो सही हकदार थी। बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी गुफ्तगू बदर मुनीर साहब पे करना चाहेंगे। मैं बदर मुनीर साहब के हवाले से ये बात करूंगा कि वो बहुत बड़े अदाकार थे। मैंने जब उनकी पहली फिल्म देखी थी यूसुफ खान शेरबानो, तो उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, और पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म भी यूसुफ खान पहले वो फिल्म मैडम को ऑफर हुई थी, फिर मैडम ने मना कर दिया। बहुत पुरानी है मैडम इसका। तो फिर यास्मीन खान ने वो रोल किया था शायद। यास्मीन खान ने अच्छा, किया ये मेरा ना दूसरा जन्म है। ये अच्छा है मैडम। ये सही अभी है। मेरे अच्छा और भी जन्म बाकी है। सही है। तो मैंने जब वो फिल्म उस वक्त देखी थी, तो उस वक्त तो एक सुपर डुपर और गाने माने फिर कल्चर थी। अब मैंने बीच में वो फिल्म देखी यूट्यूब पे। मैं बदर मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इस वजह से हुआ कि वो एक्स्ट्राज के करेक्टर करते थे, फिर वहीद मुराद साहब के ऑफिस में काम करते थे, और इन लोगों ने मतलब उनको आगे किया, और फिर फिल्म बनी यूसुफ खान शेरबानो। तो जब मैंने वो फिल्म देखी तो मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि यार पहली फिल्म है उनकी, और जिस तरीके से वो परफॉर्म, मतलब बंदा एक्साइटेड होके ओवर करता है या जी, ये जी, ना, जी, जी। वो लिमिट में रहे। वो कैरेक्टर जितना अच्छा बदर मुनीर ने किया, नो डाउट के मजा आ अब गया। देखनी पड़ेगी यूसुफ खान शेरबानो। आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, अभी आपने बात की कि बदर मुनीर साहब को पिच किया,
तो मैं इसके ऊपर बात करूँगी क्योंकि आज की आप फिल्म इंडस्ट्री उठाएं, आज का शोबिज़ उठाएं, और अगर पुराने आर्टिस्टों की बात करें तो पहले आर्टिस्टों को आगे बढ़ाया जाता था, और अभी मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि कहीं ना कहीं मतलब ग्रुप बंदी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मतलब मौका नहीं दिया जाता, क्या वजूहात हैं इसकी? अच्छा, इसमें मैं इजाफा करता चलूं कि हमारी पड़ोस में भी एक इंडस्ट्री है ना, तो वहां मैंने मेरी मतलब जाती राय है, फील बहुत है है। कि जो जिस कैरेक्टर में है तो वो वही आदमी ढूंढ के लाया जाएगा। वहां ग्रुपिंग हो सकता है हो, लेकिन इतनी नहीं है कि आप उसमें माइनस कर दें कैरेक्टर के हवाले से। अगर किसी कैरेक्टर में नसीरुद्दीन शाह फिट होते हैं तो वो नसीरुद्दीन शाह ही वो रोल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे है। यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल इतना ऐसा ही है। नेपोटिज्म क्यों है? हमारे यहाँ अभी जो है, पहले तो ये पहले भी होती होंगी ग्रुपिंग और कुछ मखसूस डायरेक्टर्स करते थे, मगर अब तो ख़ास तौर पे हो रहा है ये कि एक टीम अगर बना रही है तो वो क्या नाम है इसका, नदीम बेग साहब डायरेक्टर, एम.आई.ओ. सईद साहब उसमें हैं, तो अहमद अली भट्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और इस आप खुद महसूस करते हाँ, हो लेकिन तो मतलब उसकी अगर- जरूरत है या नहीं है, हाँ, सही है। मगर उसको खपाना है क्योंकि दोस्त है। इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में ये नहीं है, में दोस्तियां नहीं merit निभाई है। जाती। काम इंडिया में मेरिट है, वो ये चीज देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि यार ये दोस्त है या ये चीज है। इसलिए वहाँ का काम भी बड़ा आला होता है, फिर वहाँ पर बजट बहुत ज्यादा है, तो जी हाँ, अच्छा, जी हाँ। वहाँ पे नए चेहरों को ना मौका दिया जाता है। बिल्कुल वहाँ पे अगर आप कोई भी अगर आप मूवीज उठाएं, इवन उनके सीरियल्स उठाएं, तो उनके सीरियल्स भी इतने हिट होते हैं कि आज तक जो मैंने अपने बचपन में सीरियल्स देखे वो आज तक मुझे याद है, और इवन वो किरदार भी आज तक याद है। यहाँ पे क्योंकि न्यू टैलेंट को इतने मौके बेटा नहीं ये जो मिलते। आप बात कर रही हो, सीरियल की बात कर रही हो, उसमें तो वो हमसे बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। बहुत आपने तो पीछे मेरे मुंह का है। जुमला फिल्म की छीना बात नहीं, है। फिल्म की हमारा बात सीरियल, नहीं। हमारा हाँ, ड्रामा जो ड्रामे में है हम उनसे बहुत वो आगे वहां पे सर्च कर करके देखा जाता है। अगर आप पाबंदी भी लगा देते हैं तो कराची, पाकिस्तान, लाहौर, हमारे यहाँ पे जितने जहां जहां ड्रामे बन रहे हैं वो सब सर्च होते हैं और सब देखे जाते हैं। अच्छा नहीं मंसूर, सीरियल में बिल्कुल हम उनसे आगे जरूर है। मैं सिर्फ यहाँ पे कास्ट की बात कर रही हूँ, कि टैलेंट के ऊपर बात कर रही हूँ, कि वहाँ पे हर सीरियल में या हर मूवी में आपको न्यू फेस लाजिम मिलेगा। अच्छा, ठीक ये है? मैडम ये कह रही हैं कि हाँ। वहां नए आर्टिस्टों को चांस मौका दिया जाता मिलता है। है। अगर हम आर्टिस्टों की बात भी करेंगे तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट कहीं किसी हवाले में, किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन नशीद भाई आपकी तरफ आते हैं, इस वक्त कम हो गया है प्रिंट मीडिया का हवाला। मतलब ऑलमोस्ट अगर पाकिस्तान में हम देखें तो प्रिंट मीडिया जो है वो तकरीबन हम उसे निकाल कर आईसीयू में ले गए हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर फरमाए बहुत ही तेज़ी से हालात बदले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसने बहुत तेज़ी के साथ 10-20 सालों में अपनी जगह बनाई, और उसके बाद अब जो सोशल मीडिया का दौर है, चूंकि आप प्रिंट मीडिया के दौर के हवाले रखते हैं, कहाँ देख रहे हैं आप प्रिंट मीडिया को? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। ऐसा है कि देखें, वक्त और हालात के साथ साथ जो है चीज़ों में तब्दीलियां आती हैं। दुरुस्त। तो जो लोग उन तब्दीलियों के साथ नहीं चले वो पीछे रह गए। सही। ठीक है, लेकिन प्रिंट मीडिया इस वक्त जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या डिजिटल मीडिया में काम करने वाले सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जो नज़र आ रहे हैं, वो उनके पीछे दिमाग जो है दरअसल प्रिंट मीडिया वालों का ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो असल में ये तो नर्सरी है। इसी नर्सरी से तरक्की करते हुए लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए और अब वो प्रिंट अपने डिजिटल मीडिया पे अपने सरगर्मियां दिखा रहे हैं। सही। तो एक अच्छे स्क्रिप्ट के बगैर, एक अच्छी मतलब जब तक के ना हो, मौज़ूआत कंटेंट्स अच्छे ना हो, उस वक्त तक जो है ना ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो क्रिएटिविटी जो है वो आपको दरअसल प्रिंट मीडिया के ज़रिए ही, जो लोग तरबियत याफ्ता हैं उन्हीं के ज़रिए मिली है, और वही लोग इस वक्त उन मीडियाज़ को भी चलाने बहुत के जिम्मेदार हैं। अच्छी आपने बशीर भाई बात की, लेकिन एक खराबी भी पैदा हो गई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को कैमरा बनाकर हाथ में एक मोबाइल मतलब एक लोगो लेकर, आपने माइक लेकर इसके साथ अटैच किया है, और आप शहर भर में ऐसी तैसी फेरते फिर रहे हैं, और नाम बदनाम होता है सहाफ़त का। सहाफ़त तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अगर कोई भी आदमी अपने मोबाइल को लेकर हाथ में माइक लेकर निकल जाता है तो नाजरीन वो बिल्कुल सहाफ़ी नहीं होता है। जी जी,
आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। आप ये देख लें कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक खुसूसन बरसग़ीर के जो ममालिक आप कह सकते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आपके नेपाल और बांग्लादेश, रीजन भूटान, जी, इस के जो रीजन के हमारे जितने जो ममालिक लोग हैं, यहाँ जो है ना क्राइम का रेशो जो है ना कुछ ज़्यादा होता है, और जो चीज़ें हैं ज़ाब्ता अखलाक जिसको कहा जाता है, मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर जो ज़ाब्ता अखलाक नाफिज अमल होना चाहिए वो होता नहीं है। तो अब लेकिन ये कि हुकूमत को बहरहाल इस चीज़ का और कुछ एहसास हुआ है कि वो पाबंदियां मादर हैं, पिदार आज़ाद जो हमने छोड़ दिया था उनको अब इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो अब उनको होश आया है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन आप देखें ना कि जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये तमाम ममालिक, वहाँ तो इस तरह की मतलब एक्टिविटी की हरगिज़ भी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा इजाजत सकती। ऐसे नहीं आप माइक पकड़ें और निकल जाएं। जी जी, किसी की भी बिल्कुल जो है किसी को वो ब्लैकमेलिंग पगड़ियां की इस उछालें। तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है। तो ये एथिक्स का हमें बहरहाल ख्याल करना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। बस आपने एथिक्स की बात की तो एपनिक की तरफ हमें जाना है, लेकिन उससे पहले हमें पीछे से हिदायत आ गई है। हमारे जो बॉस बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि ब्रेक के बगैर आप नहीं जा सकते कहीं। तो नाजरीन, हम यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। और अभी यहाँ पे बहुत ही प्यारी गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले, और क्योंकि हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जो हमारे कुछ सवाल थे जहन के अंदर तो उनकी जानिब हम बढ़ेंगे। और ये मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों को थोड़ी बहुत ही सही मगर इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो एपनिक क्या है और आजकल क्या काम कर रहा है? मतलब एपनिक का जो हवाला है आज क्या काम कर रहा है, मैडम पूछना चाह रही हैं कि आज भी उतना ही फाल है अखबारी मुलाजमीन के हवाले से जितना पहले था, या कहीं 19-20 इसमें भी कुछ? एपनिक बेसिकली तो अखबारात की दुनिया के जो लोग हैं उनकी रहनुमाई करने के लिए, उनकी जो रिप्रेजेंट करने के लिए एक तंजीम बनाई गई है एपनिक, जिसमें जो मीडिया वर्कर्स, जो अखबारात में सहाफ़ी और उसके साथ साथ दूसरे लोग जो वर्कर्स होते हैं, जिस तरह आपके चैनल पर आप हैं, आपके साथ कैमरामैन की टीम है, बाकी लोग हैं, MCR PCR में लोग हैं। जी जी बिल्कुल। इसी तरह ही एपनिक में भी सब लोग शामिल होते हैं और अखबारात की तंजीमों में इसका बड़ा किरदार रहा है कि उन लोगों के लिए जो इस दुनिया को खबरें देते हैं, सच बताते हैं, दुनिया भर की मालूमात देते हैं, आया कि उनके अपने हालात कार कैसे हैं। जी बिल्कुल। तो उसको बेहतर करने के लिए कि एक कम्युनिटी बनाने के लिए एक ग्रुप बना के जो किया गया है, ताकि उनके भी हालात कार बेहतर हों, पता चल सके, एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो कि उनकी तनख्वाहों के बारे में, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनके दफ्तरों का माहौल कैसा होना चाहिए, उनकी मेडिकल केयर होनी चाहिए। बेसिकली एपनिक का काम ये है। तो इस हवाले से पहले चूंकि अखबारात का बहुत बड़ा रोल था, शायद हर घर में अखबार सुबह आते थे, इवन शहरी इलाकों में तो ऑलमोस्ट ऐसा होता था, हाँ, कि हर गली में, हर घर में अखबार, हॉकर सुबह जो और ड्यूटियां भी करते थे, वो सुबह मेरे ख्याल है कि एक बड़ी तादाद में हॉकर जो थे वो सुबह बच्चे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और दीगर लोग थे, वो ये करते थे। तो इतनी अखबारात की वो थी। तो अब ऐसा ऐसा अखबारात, जैसे आपने कहा कि वो ICU में जाता जा रही है, जो प्रिंट मीडिया है, तो वो भी ऐसा ऐसा वो हो रहा है। तो एपनिक अब
इस तरफ कोशिश कर रही है कि अखबारात के साथ साथ जो दूसरे हमारे जो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के, उन सब लोगों को भी इकट्ठा करे और उनके हालात कार को बेहतर करने के लिए कोशिश करे। और इस सिलसिले में क्या आपने पेशरफ्त की है? इस सिलसिले में दो तरफा होती है। एक तो जो हमारे जो मीडिया हाउस ओनर्स होते हैं उनके साथ बातचीत रहती है, उनके साथ हम कोशिश करते हैं कि अच्छे माहौल में बातचीत रहे और वो अपने जो वर्कर्स के लिए बेहतरी के लिए चीज़ें कर सके। उसके साथ साथ हुकूमत को भी हम कहते हैं कि इसके लिए कानून साजी करे, जिस तरह अखबारात के लिए तो बाकायदा एक कानून बना हुआ है, रिकोसा न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट 1973 पीपल्स पार्टी ने उस टाइम आइन में बनाया था। उसके तहत आज भी अखबारात में जो लोग मौजूद हैं उनको वेज अवार्ड और दूसरी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अब हमारी कोशिश ये है कि इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो डिजिटल मीडिया अब नया जो उसमें आ रहा है, तो उसके लिए भी अपने कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट के साथ मिल के बैठ के कानून साजी की जा सके ताकि लोगों को प्रोटेक्शन हासिल हो सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि मंसूर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये खुद भी क्योंकि सहाफ़ी हैं, तो मंसूर आपसे मेरा एक सवाल है और मैं ये चाहूँगी आप नाजरीन को ये बताएं कि सहाफ़त का आगाज़ कहाँ से हुआ? मैडम, मेरी सहाफ़त का आगाज़ होता है, आपकी नहीं, सहाफ़त का आगाज़ कहाँ से हुआ? मैं अपनी बताऊंगा, मैं जब पैदा हुआ हूँ जभी की बात बताऊंगा भाई। मेरी सहाफ़त का आगाज़ होता है कौमी अखबार से, और कौमी अखबार नशीद भाई खुद उसका हिस्सा रहे हैं। इलियास भाई, एक दौर में जंग और कौमी अखबार जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचते थे, यानी इनके नुमाइंदे, तो उस वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होती थी। प्रिंट मीडिया का हमने वो दौर भी देखा था। अच्छा, कौमी अखबार एक ऐसा ग्रुप था कि वहाँ वो जूनियर्स को भी, मतलब बच्चों को भी रख लेते थे। तो हमने जब मैट्रिक किया, बस उस्ताद आरिफ शफीक ने कहा कि मियाँ ऐसा ना हो कि किसी के हत्थे चढ़ जाओ तो किसी लाइन में लग जाओ। तो बस वो दाखिल हुए। फिर उसके बाद चल सारी मेरी एजुकेशन जो है वो फील्ड में रह गई है, मास्टर्स मैंने यहीं किया। नशीद भाई, जो बुनियादी हवाला था प्रिंट मीडिया के दौर में अखलाकियात होती थी, आज जो है हम पगड़ियाँ उछालने को सहाफ़त कहते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये कितना ख़तरनाक है? ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन इसमें आप ये देख लें कि वो सहाफ़ी जिन्होंने अच्छे असातिज़ा से तरबियत हासिल की है और जो बाकायदा जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, वो तो इस काम में इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो लोग जिन्होंने माइक उठाकर और मोबाइल हाथ में लेकर जो है उन्होंने कोई जर्नलिज्म का हवाला नहीं रखा है अपने साथ, बस निकल गए, तो वो वही लोग हैं जो सिर्फ कमाई के लिए इस फील्ड को इख्तियार करना चाहते हैं। एक ज़माने में तो ये था कि जब हमने सहाफ़त शुरू की तो हमारे जहन में ये था कि भाई माशरती सुधार के लिए कोई काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि अब ये सोचते हैं कि 2 और 2 5 कैसे हो सकते हैं। मैडम, ऐसे 2 और 2 5 होते हैं क्या? नहीं, 2 और 2 5 नहीं हो सकते कभी। जी। रेटिंग का सारा, जैसे ये सर अर्ज कर रहे हैं, रेटिंग का सारा वो चैनल्स का भी ये है कि अब वो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो अपने आप को बड़ा साफ़ी कहते हैं और हैं भी नामवर हैं, मगर वो अगर आप किसी खातून को तैयार करें कि वो आपके पास आए, आपको पहले वो ललचाए, उसके बाद पता चले कि जी वो आपकी उसने वीडियो बना ली, जब आप शरीफ आदमी हैं, मगर वो होता ही है कि क्योंकि उस प्रोग्राम को रेटिंग करवाना है, ठीक है। खास तौर पे ये कुछ मखसूस बड़े चैनल, सोशल मीडिया के कुछ मखसूस हवाले हैं, सोशल मीडिया के वो वहां तक पहुंच कर रहे हैं। ठीक है, ये रुझान जो है मैडम, ये मुलाज़त आ गई है, ये सहाफ़त नहीं है। ये सहाफ़त जो सहाफ़त थी तो मतलब थी वो अखबारात के ज़माने की, प्रिंट मीडिया का जो ज़माना था। आज तो हम कहते हैं कि जी एक बंदा है उसने उठा के, तो चैनल्स वाले भी तो यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़े चैनल्स में भी यही हो रहा है और वो बस रेटिंग लेनी है उन्होंने। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें जहाँ पे हम सबको ही नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि चंद अनासिर ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं, सभी को आप इसके अंदर काउंट नहीं कर सकते। मगर हाँ, बिल्कुल ये बात ज़रूर कहूँगी कि सहाफ़त का जहाँ पे हवाला आता है ना, तो पहले का जो सहाफ़ी था ना, उसके जहन में ये होता था कि हम सच को माशरे के आगे लाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सही। और आज के चंद सहाफ़ी, क्योंकि सब नहीं, चंद सहाफ़ी ऐसे
जिनका मकसद सिर्फ सहाफत में आना ये होता है कि हम पैसे कैसे दो बनाएं और दो और पाँच। गुंडागर्दी कैसे करें। अच्छा, जो इलियास नदीम भाई बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि रेटिंग की दौड़ तो है, लेकिन रेटिंग की दौड़ अगर पॉजिटिवली हो, आप कुछ अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप सेहतमंद रुझान के साथ इस मुकाबले में शरीक हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप समर सॉल्ट मारना शुरू कर देते हैं ना जब आप अच्छा रेटिंग के लिए, तो वो मंसूर, इसके अंदर रुको, मैं एक और बात ये भी ऐड करूंगी, क्योंकि अगर आपने रेटिंग की बात बोली ना कि अच्छा कंटेंट, अगर हम माशरे की सुधार की बात करें तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल अच्छी है और करनी भी चाहिए और लोग करते भी हैं, ठीक है। मगर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलने लग जाता है ना सहाफ़ी, तो अभी हालिया कुछ टाइम पहले एक सहाफ़ी थे जिनका मर्डर हुआ और वो ख़ुदकुशी का नाम दे दिया गया था, याद होगा आपको, हैदराबाद के अंदर जो लाश मिली थी। तो उसके हवाले से, क्योंकि कोई हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कानून है ऐसा नहीं है, मगर उस पर अमल साजी नहीं होती, क्यों? ये तो मैडम मैं नहीं बता सकता कि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ। मैं भी जो है वो इसी सोसाइटी का एक बासी हूँ। मसाला पता है कहाँ उठता है? बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ना, जिसको हम माफियाज कहते हैं ना, कराची उनमें घिरा हुआ है। कराची में टैंकर माफिया, शुगर माफिया, बिजली माफिया, एक्स माफिया, वाई माफिया, जेड माफिया, लैंड माफिया। अब ये माफियाज के खिलाफ जब आप जाते हैं, खबर लगाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं। बहरहाल चूंकि हमारे बहुत ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू हो गई है, वापस आते हैं कि इलियास नदीम भाई या एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं, बिल्कुल। और अगर एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो पहले मैं स्पोर्ट्स की बात करूँगी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा है एक हिसाब से, और ये हेल्दी एंटरटेनमेंट है। आप जो है वो खेल को भी मजाक समझ रही हैं नहीं, मैं खेल को मजाक नहीं या समझ रही, मजाक को खेल समझ रही हैं? नहीं, ये एक हेल्दी एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल ठीक है, मजाक नहीं। क्योंकि हेल्दी इंटरटेनमेंट हमारे माशरे में होना चाहिए। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का आपने हवाला दिया कि पहले अखबारात घरों के अंदर आते थे, तो पहले रीडिंग भी बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती थी, आपकी माइंड एक्सरसाइज होती है। अब रीडिंग का रुझान ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अब स्पोर्ट्स का रुझान नहीं है, अब आप वीडियो गेम्स पे आ गए हो, ठीक है। लोग ज़्यादातर वो पबजी, फ्री फायर के अंदर ज़्यादातर लगे रहते हैं। इवन ऑफ एक टाइम ऐसा आया था, मुझे पर्सनली फिजिकली गेम्स में बहुत मज़ा आता है, मगर मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं फ्री फायर खेलना शुरू हो गई थी, तो वो उसने मेरे माइंड को ना एक तरीके से वो कर दिया था, हाईजैक कर दिया था कि मैं उससे निकल नहीं पा रही थी। हाँ, मैं एडिक्ट हो गई, मैंने वो 2 दफ़ा खेला और मैं उसकी एडिक्ट हो गई। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं निकलूँ, मगर मैं उसी के अंदर लगी हुई हूँ। इवन मेरे लिए मेरे काम उस टाइम पर मायने नहीं रख रहे हैं, घर वाले। हाँ, सोशल मीडिया जो है, वहाँ कुछ ऐप्स ऐसी हैं कि वाकई वो आपके लिए नुकसानदेह। ये जो खेल हैं जो आप मैदान में खेल रहे हैं, इसके लिए तो आप पूरे फिजिकली, मेंटली सब आपका इस्तेमाल हो रहा है और आपको हेल्थी एक्टिविटी मिल रही है। अभी इस वक्त की जो आप मौजूदा पोजीशन है, जो आपने बताया, जैसे जिक्र किया, जो खेल आप खिला रहे हैं, तो हैं कुछ बच्चे आते हैं ग्राउंड की तरफ? आते हैं, ग्राउंड में आते हैं बच्चे, माँ बाप लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स ला रहे हैं, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, स्पोर्ट्स कर रहे हैं। इसने सही है, मोबाइल ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है कि वहीं पे गेम खेल लेते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे फाइटिंग गेम खेल लेते हैं, अपनी जीवन पूरी कर लेते हैं, लड़ना चाह रहे होते हैं मगर मोबाइल में ही लड़ लेते हैं, बाहर फिजिकली नहीं लड़ते। पहले ज़रा ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा दोबारा अच्छे बेहतर हुए हैं हालात, स्पोर्ट्स हो रहा है शहर के अंदर। हम तो मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में जाके ट्रेनिंग कराते हैं, तो हमें मिल रहा है, अकेडमियाँ खुल रही हैं, नए नए स्पोर्ट्स की कंपटीशन हो रहे हैं, गवर्नमेंट सतह पे भी हो रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी काफ़ी इवेंट करा रही है, फेडरेशन लेवल पे भी पाकिस्तान में भी अच्छे स्पोर्ट्स हो रहा है। आबिद सर, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी फाइट, आप जैसे आपने कहा कि आपकी रोड पे कभी रास्ता चलते फाइट नहीं हुई, मैडम की तो खैर होती है, मैं हम पहले भी बता चुके हैं, मैडम हम आपसे डरते नहीं हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आपकी जो कभी भी ऐसी प्रोफेशनल fight फाइट्स नहीं थी, प्रोफेशनल फाइट्स जो थी वो कैसी रहीं और कहाँ तक आपने क्या क्या अचीव किया उसमें? मैं नेशनल लेवल पे खेला है, पाकिस्तान लेवल पे बड़े पैमाने पे तकरीबन 14 के करीब मैंने नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया है, कभी हारा हूँ कभी जीता हूँ, मुख्तलिफ हो रहा है सिलसिला। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने जाके इस मार्शल आर्ट्स के कंपटिशनों में हिस्सा लिया है, इंडिया, चाइना, मलेशिया, इस तरफ मेरे वो करीब करीब के मुल्कों के वो हैं टूर हैं जहाँ पे मैंने हिस्सा लिया है। और इसके अलावा जब से ये एक दूसरा गेम स्टार्ट किया, इसकी भी टीमें वगैरह लाता हूँ, एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इसकी चैंपियनशिपें होती हैं उनके अंदर कंपटीशन में। कितने बच्चे अभी आपके साथ इस नए
आप नाम दोहरा दें जरा। डॉज बॉल के नाम डॉज से बॉल। गेम है और इसके अच्छी खासी इस वक्त तकरीबन अकेडमियाँ हैं, चारों सूबों में हमारे खेला जा रहा है। तो ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी है या सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान पे में? है बाकायदा। अच्छा, ये adopt वर्ल्ड किया है। चैंपियनशिप होती है बाहर अमेरिका के अंदर। अभी ये जो ओलंपिक होने वाला है 2028 में, उसमें उसके डॉजबॉल अंदर शामिल है। ये डॉजबॉल उसमें शामिल तो हो रहा इसके है। अंदर कोई एज लिमिट ग्रुप है? नहीं, एज लिमिट कोई ग्रुप नहीं है, हर बंदा खेल सकता है। अलग अलग एज के बच्चों की अलग होती है, इनकी बॉलों का साइज होता है। छोटी बॉलों से छोटे बच्चे खेलते हैं, बड़े उसके 3 नंबर 4 नंबर बॉलों से बड़े बच्चे खेलते हैं। मैडम भी अमेरिका में खेलती इतना हैं ज़्यादा खेला जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई हुई हॉलीवुड की डॉज बॉल के नाम से। अच्छा। एक कॉमेडी मूवी भी है। अच्छा मैडम, आप अभी तक गली में पिट्ठू उट्ठू खेलती हैं, अभी नहीं खेलती? नहीं, मैं वो नहीं खेलती, मगर क्योंकि मैं जोडो कंटिन्यू करना चाहती थी तो मैं वापसी गई थी अपने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ना। तो फिर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था जोडो का, क्योंकि इन्होंने एक बात बोली कि एक दौर था जो बहुत अच्छा दौर जोडो हाँ, का वो गुजरा, ज़माना ठीक चला है? गया ना। वो फिर चला गया। तो फिर वहाँ पे मुझे एक नए गेम का पता चला जिसको कहते हैं फेंसिंग। तो फिर मैंने फेंसिंग स्टार्ट की और उसमें मैंने एपे स्टाइल खेला और मुझे बहुत मज़ा आया वो खेल के। क्योंकि देखिए, गेम्स का अगर ताल्लुक मैं जोड़ूँ ना आपके माइंड से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही आपसे कि वीडियो गेम्स और फिजिकली गेम्स का जो फ़र्क होता है ना, वो यूँ आ रहा होता है कि आप फिजिकली जब खेल रहे होते हैं ना तो पूरी बॉडी आपकी वर्कआउट कर रही होती है, ठीक है? आपको उतना डोपामिन मिल रहा होता है जितनी आपकी नॉर्मल ज़रूरत है। सही। अब आप वीडियो गेम्स में जब आ जाते हो ना, आप एडिक्ट क्यों हो रहे हो किसी चीज़ के? आप एडिक्ट उस वक्त हो रहे हो क्योंकि आपको बे टाइम ज़रूरत से ज़्यादा जब डोपामिन मिलेगा तो आप सुस्त भी होगे, आप एडिक्ट भी होगे, और वो आपके हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं है। सही। हेल्थ के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा था वो थी लाफ्टर थेरापी। स्टेज का एक दौर है जो कराची स्टेज पे गुजरा। अनडाउटेडली हमने पिछले दोनों शराफत शाह भाई आए हुए थे, उनके साथ भी ये जिक्र रहा कि वो जो एरा है उमर शरीफ का, वो उमर शरीफ, मोइन अख्तर, लियाकत सोल्जर, शहजाद रजा, फिर उसके बाद शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सलीमा अफरीदी, सिकंदर सनम, परवेज सिद्दीकी और बहुत बड़े बड़े नाम आए, जवाल का शिकार हो गया कराची स्टेज। मतलब अगर कराची स्टेज को, ऐसा मैं महसूस करता हूं, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, कि एक ऑक्सीजन मास्क लगाई हुई है मोहतरम मोहम्मद अहमद शाह साहब ने, जो कराची में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं। वरना तो स्टेज बिल्कुल ऐसा ही है मंसूर भाई। आप खुद भी आर्ट्स काउंसिल में बहुत से प्रोग्राम्स वगैरह में आते हैं, जी, जी। करते हैं, आप वाबस्ता रहे हैं आर्ट्स काउंसिल जी, से। बिल्कुल। और शाह साहब की आपने बात की, तो ये तो 100% सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर शरीफ साहब थे, लियाकत सोल्जर, रज़ाक राजू, जावेद शेख। हाँ जी, ये जी, जितने इब्तिदाई दौर में हमारे जावेद आर्टिस्ट शेख हैं, ने भी स्टेज किया है। किया शेख है साहब ने, इन्होंने, वाह वाह। ठीक है ना। तो उस वक्त स्क्रिप्ट होता था, अच्छा, ठीक है ना। हमारे स्टेज को राइटर्स की जरूरत है, एक्टर्स बहुत है, राइटर्स नहीं है। नया ड्रामा नहीं आ रहा नहीं है, आ वही रहा। वही घूम वही। फिर के जो है वही पंच, वही वही चीज है, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है। ओके। हमारे जो मुझे नाम तो मैं नहीं ले सकता, मगर हमारे आर्टिस्ट जो है, बड़े जो है नाम, वो अब इस एज में चले गए हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मतलब कि वो तेजी खड़े, से जैसे- हाँ, जैसे वो एक- खड़े हुए ही हैं। तो असल में थिएटर क्या है? थिएटर जो है ना, उस पूरी बड़ा body बड़ा आपने आपकी, बड़ा नुक्ता ठीक है उठाया ना, जी। कि आपने खेलना है पूरे स्टेज पे। वाह, वाह। अगर आप एक जगह खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं और वो स्टैंड अप कॉमेडी है। स्टैंड अप कॉमेडी आ ठीक गई है। है ना, तो थिएटर तो खत्म हो गया है सर। उमर भाई जब करते थे ना, हम मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उमर भाई का एक ड्रामा था, लालू खेस से ऐसा ही कुछ था, तो उसमें उनका एक खटक डांस करते थे वो। तो आप यकीन करें, वो ये घूमते थे पूरा घूम के और फिर आके उस पर गिरते थे सोफे के ऊपर ना। तो एक जुमला वो बोलते थे, शायद वो एडिट हो जाएगा, वो कहते थे, आज पता चला कि ये पठान इतने खर दिमाग के तो मतलब वो जो एनर्जी का हवाला है ना, वो सर, वो था वो ना। वो पख्तून लियाकत कौम के साथ सोल्जर। जुड़ा हुआ है, एनर्जी। लियाकत सोल्जर थे, शहजाद रजा थे, तो बड़े आर्टिस्ट थे और मेहनत भी इतनी होती थी, पूरे स्टेज पे खेलते थे। अब तो हमारे जो आपके सामने आप थिएटर देख रहे हैं, मुझे तो ये डर लग रहा है
कि पहले तो ये था कि विंडोज से ये हाल होता था कि आपको टिकटें नहीं मिलती थी, जो ड्रामे होते थे बिल्कुल ऐसे ही है, उमर भाई के जितने ड्रामे होते थे वो तो बुकिंग पहले ही हो जाती थी। तो आज ये पोजीशन है कि मैं ये डर रहा हूं कि जिनको हम फ्री में इनवाइट करते हैं ना, कल को वो भी आना छोड़ दें कि नहीं यार ये क्या देखने जाए। एक ही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, आप जो बुनियादी बात की आपने कि राइटर है नशीद भाई, राइटर जो है वो चूंकि क्या कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ किसी ड्रामे को लिखने का या अफसाने को लिखने, बच्चों की कहानियां आपने लिखी, मैडम के लिए लिखा, सिर्फ हम लोगों के लिए कुछ लिखा आपने? जी हाँ बिल्कुल, ये इब्तिदा मैं बता रहा हूँ कि मैंने बच्चों की कहानियाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर मैं, जाहिर बात है कि सहाफ़त की फील्ड में भी आ गया, तो उस दौरान में मैंने अफसाने वगैरह भी लिखे। अफसाने का पहला हवाला कौन था, वो लड़की कौन थी? जी अब ये सीक्रेट बात है। आप नहीं दो सीक्रेट बात ही तो पूछने बैठे हैं यहाँ पे मैं और निदा। ज़्यादातर माशरती मौज़ूआत के ऊपर मैं अफसाने लिखा करता था, इश्क माशूकी की तरफ रुझान नहीं था इतना। उसकी ये बकौल उमर भाई के इस सुस्ती की क्या वजह थी? मतलब क्यों रुझान नहीं गया? जिस दौर में आतिश जवान था उस दौर में कोई तो मूरत ऐसी होगी कि जिसने दिलो दिमाग में हलचल मचाई होगी। हाँ, वो मैं डायरी तक महदूद रखता था। अरे बाप रे। अच्छा, उस वो डायरी से निकलवाए ना कुछ? बिल्कुल वो डायरी जो है महफूज है। नहीं, बिल्कुल वो एक्सपोज नहीं करना चाहते। आप क्या चाहते हैं कि वो घर ना जाए, मगर फिर भी मैं इनसे ये गुजारिश कर सकती हूँ दरखास्त करें कि उस डायरी से चंद अशार आप हमें सुनाएं। अशार है, कुछ इख्तिबास सुनाएं, कुछ बताएं कि उसका सरापा कैसा था, वो कॉलेज गर्ल थी या रिश्तेदारों में थी, ये तो बता सकते हैं। नहीं, आप हमें इतनी भी डिटेल में नहीं बताया ना। अच्छा, अब इसमें देखिए, अब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको बताऊं कि ये चीजें जो ना टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाती हैं। तब्दील हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर इब्तिदा आपकी जो टीचर होती है उससे आपको इश्क हो जाता है। खैर मैडम ऐसा ही है बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो रफ्ता रफ्ता किसी पड़ोसन से भी हो सकता है, फिर उसके बाद वो और फिर आगे मतलब इश्क के जो मराहिल हैं, वो दारा भाई से भी ये बात पूछूंगा, मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि जो मजदूरों का लीडर है उसने इश्क ही ना किया हो। ये जो मराहिल आप कह रहे हैं तब बतदरीज तब्दील होते हुए, तो ये इंसानी फितरत के हवाले हैं या मतलब इसीलिए तो इस्लाम ने कहा कि 4 शादियों की इजाजत है। दारा भाई, कभी ये ख्वाहिश आई कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं से ब्रेक वापस? नहीं, हम तो एक से ही वो बड़े मतलब वो क्या कहते हैं, दुखी दिल के साथ जो है आवाज आई है दारा भाई की। वैसे मैं इश्क की वाकई कई मनाजिल होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आदमी हमारी उम्र को पहुंचता है तो वो 50 क्रॉस करता है, जब 50 क्रॉस करता है तो उससे पता चलता है कि असल इश्क जो है वो उसका प्रोफेशन है। वाह वाह। और जिस फील्ड में जिस उसमें कर रहा है बस वही उसकी है, और एक अल्लाह की जात के साथ बेशक जो है। बेशक। लेकिन ये तो 50 के बाद का है ना, मैं 50 से पहले का पूछ रहा हूँ कि वो कौन था, वो कौन थी कि जिसको देखा तो दिल ने सीटियां मारी? नहीं, असल में हम तो अखबारी सनद में शुरू से ही आ गए थे, शायद हम नौजवानी से भी कुछ पहले से ही। तो जो इस फील्ड में आता है उसका जो वो इश्क नहीं होता, बल्कि उसका जो रोजगार का जो मामला है, या जो सहाफ़ी है या जो मीडिया वर्कर्स है ना, वो सूरत हाल जो है वो दुनिया को तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाता है जिस तरह आप दिखाते हैं। तो अखबारी सनद के लोग भी, मैं समझता हूँ कि वो जो लिखने वाले, जो काम करने वाले हैं, उनका कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं रहती है कि वो इस तरफ जाए। चलिए नशीद भाई, ये एक चीज और मैं आपको सवाल बाद में लूंगा, लेकिन पहले एक चीज मैं कर लें, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे हम। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी से इश्क करें ना, तो उसके साथ जो है ना उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। वो मतलब ये कि नुक्कड़ पे बैठकर आप उसके जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की ये चीज़ें मतलब माशरे में हमारा बहुत है कि फलां लड़की के साथ मेरा मतलब ये अफेयर चल रहा है और उसकी ये तस्वीर मेरे पास है, और ये तो मैं इस चीज़ से मैंने इसको ना अडॉप्ट किया कि वो चीज़ मैंने डायरी तक ही बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया। ऐसे ही है नाज़रीन, क्योंकि ब्रेक का टाइम होने जा रहा है और हम लोग ब्रेक पे ही बल्कि अब जा रहे हैं। मगर मैं मंसूर को सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले ये बात बोलूंगी कि वो जो डायरी वाला हवाला था ना, उन्होंने आपको समझा दिया है।
चुरा लेंगे हम डायरी, और डायरी से कुछ ना कुछ इख्तिबास निकालेंगे भी। आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन। और हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, बल्कि थोड़ी देर पहले नहीं, काफ़ी देर पहले कहा था कि चाय का जो आशिक है ना, वही चाय की तलब को जान सकता है। और थैंक यू सो मच अनवर भाई, आपने इतनी प्यारी सी चाय पिलाई, क्योंकि मेरी वाइफ तो कंप्लीट हो गई, वरना मेरी आंखें बंद हो रही थी। आपकी आंखें खुल गई? जी आप चाय पी के आपकी आंखें खुल गई? जी आपकी आंखें खुल गई। मैं हमारी वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज है, हमारी सोसाइटी में धोखा खाने के बाद आंखें खुलती हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं है, ये अलमिया बन चुका है, जब तक इंसान को धोखा नहीं पड़ता ना, उसकी आंखें खुलती ही नहीं है। लेकिन ये धोखा देने वाले लोग अच्छे नहीं होते मैडम। हाँ बिल्कुल, धोके ही खाना चाहिए हर चीज। हाँ, धोके खाना चाहिए, बिल्कुल धक्के नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी वहाँ चल रही थी स्टेज ड्रामों की तरफ। क्या आपने कहा कि जो नया कंटेंट आएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप समझते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो, जो एक नई पौध आई, रऊफ लाला के साहबजादे आ गए, सिकंदर सनम के साहबजादे आ गए, परवेज़ सिद्दीकी के साहबजादे, शकील सिद्दीकी के साहबजादे, तो अब ये है कि ये पौध जो है, आप इससे हैं मुतमईन कि इसमें उतना ही टैलेंट है? नहीं, बिल्कुल मैं इनसे इस हवाले से मुतमईन हूँ कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, ये आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, आर्टिस्ट हैं, ठीक हो गया। अब्दुल्ला लाला जो रऊफ लाला साहब बहुत के अच्छा, साहबजादे, बहुत अच्छा है। शराबील सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी साहब का बेटा जो है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। इसी तरीके से आमिर रेम्बो का बेटा है, आमिर रेम्बो का बेटा, माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट हैं। शहबाज सनम है, सिकंदर सनम साहब के साहबजादे। शहबाज ने तो हमारे साथ यहाँ काम भी किया है। ज़ुहैब है उनका जो जी, नया बच्चा है, दूसरा भाई जो उनका, तो ये एक्टर है, एक्टर कॉमेडियन है, ये वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है। उमर भाई के साथ काम करने का कभी मौका मिला? उमर कभी? भाई या अतराफ में कहीं खड़े होकर सुना, कुछ समझा, ऑब्जर्व किया? मुझे मैं जिनके साथ था जब मैं थिएटर में स्टार्ट लिया था, तो वो उस्मान मेमन थे, हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। सही। और वो प्रॉपर डायरेक्टर थे। इस हवाले से ये बात मैं कहूँगा कि लेरी साहब जिनके साथ काम करना पसंद करेंगे, वाह वाह, तो वो यकीनी बात है कि बड़ा आदमी डायरेक्टर होगा। लेरी इन ट्रबल एक बड़ा सुपर डुपर ड्रामा था, जी, उसमें मैंने भी काम किया। अच्छा जी, लाहौर अल हमरा में भी वो परफॉर्म किया गया दिसंबर 84 में, 1984 की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब वो तो ढूंढ के उमर भाई तो ढूंढ के लाते थे, और ये इंस्पायरेशन जो उस्मान मेमन वाली बता रहे हैं, ये वही तसलसल है बिल्कुल ऐसा ही उमर था। भाई तक आया। मैं उमर भाई की इस हवाले से बात करूं कि उमर भाई का पीक था उस वक्त, वाह वाह, कि उनके बगैर ड्रामा सोच भी नहीं सकते थे। और उस्मान मेमन ने सिर्फ एक ड्रामा किया था सर, लैरी इन ट्रबल नहीं, नो पार्किंग। अच्छा, लैरी इन ट्रबल जो उमर भाई के अलावा था, यानी उमर भाई नहीं थे, भाई के साथ किया उमर था, भाई उसके के साथ। अलावा उन्होंने कभी उमर भाई के साथ नहीं किए। अच्छा। क्योंकि उमर भाई जो थे वो मतलब टाइम इतना नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने 3-4 दिन में ड्रामा तैयार करना है। उस्मान मेमन की 10-12 दिन की रिहर्सल होती थी, इससे ज़्यादा होती थी, ठीक है ना। तो वो एक एरा जो था, मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत था। हम लोग फिल्म देखने के लिए गए हुए थे, तो सिनेमा पे टिकट नहीं मिला, तो हमारा एक दोस्त था, वो अक्सर हमें कहता था कि यार आओ तुम्हें थिएटर दिखाएं। हाँ, तो हम उस दिन चले गए। वो ड्रामा चल रहा था गुरु हो जाए शुरू, अच्छा, वहां पर उमर भाई का, उमर भाई, लियाकत सोल्जर, शहजाद रजा, ठीक हो गया, ये 3 आर्टिस्ट ट्राई का था ये। ओहो, तो सर हमने सीढ़ियों पे बैठ के वो ड्रामा देखा, गैलरी में उसने फ्री में दिखाया, हाउसफुल था। ओहो, तो वो हमने बैठ के ड्रामा देखा, तो हम तो हैरान रह गए कि यार ये होता है ड्रामा। वाह वाह वाह, मतलब हंस हंस के हमारे पेट में बल पड़ गए। लियाकत भाई की अलग परफॉर्मेंस, शहजाद भाई
आउटस्टैंडिंग बहुत हमारा तो बड़ा कुछ साथ रहा है आर्ट्स काउंसिल में। शहजाद रजा वाकई लेजेंड आर्टिस्ट हैं। और मतलब मैं हमेशा जब हम छोटे थे हमने ड्रामे देखे उमर भाई के, तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते थे। एक कैरेक्टर मुझे मतलब शेड्स देखें कि एक नवाब हैं वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं, फिर एक चंगेज खान है वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैडम वैसे चंगेज खान से तो आपकी भी सलाम दुआ रही है, बिल्कुल कई जंगों में भी आप शरीक रही हैं उसके साथ। वो मेरा पिछला जन्म था। ओके, तो मैडम जो है वो चंगेज खान के दौर की हैं। स्टोरी चलती थी ना असल में। अब क्या है कि अब स्टोरी तो होती नहीं है ड्रामे में, स्क्रिप्ट तो है नहीं, कंटेंट तो हम नया लेकर नहीं आ रहे। अगर पुराने भी कंटेंट हम चलाएं मगर स्टोरी तो चलाएं ना कम से कम। अब आप खुद आप आर्ट्स काउंसिल में आ जाते हैं, ड्रामे देखते हैं, जो हमारे अवामी थिएटर फेस्टिवल के ड्रामे होते हैं उसमें क्या होता है जी। मैं कहानी उसी तो कहीं नजर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और पिछली दफा शाह साहब ने मेरा ख्याल है इस बात को फोकस भी किया कि भाई कंटेंट जो है उस पर आप लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, मैं सर यहाँ पर एक अर्ज करूंगा। मैंने पिछला जो फेस्टिवल हुआ था उसमें मैंने इंटीरियर सिंध के एक बच्चे की कहानी जो थी उसको मंजिल आसमां के नाम से, वो बच्चा क्या था कि वो सक्कर IB यूनिवर्सिटी से उसने टॉप किया और कोक कंपनी ने उसको जॉब दी, ठीक है। मगर वो जब पढ़ रहा था तो उसका वालिद कुल्फियाँ बेचता था जी। वो इत्तेफाक ऐसा है, मैंने भी वो ड्रामा देखा था। ठीक है ना। अब उससे आप अंदाजा लगा लें कि वो एक कंटेंट जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रियलिटी आपने जो है वो दिखाई उसमें और बेहतरीन है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि कंटेंट की कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं है, कंटेंट अभी भी बहुत अच्छा है बहुत सी जगहों के ऊपर देखा जाए तो, मगर पहले की अगर बात करें ना, उस गोल्डन एरा की बात करें, तब आप स्टैंड अप कॉमेडीज और स्टेज ड्रामाज जो है वो फैमिली के साथ बैठकर देखते थे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। अब वो दौर ही नहीं है। अब आप नहीं देख सकते फैमिली के Vulgarity अंदर, बहुत ज्यादा हो बिल्कुल गई है, ऐसे ही। अगर बहुत आप ज्यादा हो स्टेज के ऊपर आओ ना, सोशल मीडिया ने तो और तबाही फेरी हुई है। सोशल मीडिया के जो एप्स हैं वो इस वक्त तो फिर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं पाकिस्तान में, तो उसमें अगर आप कंटेंट देख रहे हैं तो जो दाएं बाएं के ममालिक का कंटेंट है वो तो बहुत ही वल्गर है। अच्छा, हमने भी ड्रामे लिखे हैं आबिद सर मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, तो हमें एक बात समझाई जाती थी कि वल्गैरिटी और ग्लैमर में बहुत ही बारीक सी एक लकीर है, तो उसे क्रॉस नहीं करना है। ग्लैमर यकीनन ज़रूरत है, वजूद जन से हैं तस्वीर कायनात में रंग, उसके बाद आप उसी में ह्यूमर पैदा करेंगे तो लोग मुतवज्जा होंगे। आप वही कुछ जो आप दिखा रहे हैं आप उसका आदी बनाएंगे ना। अगर आप बुरा दिखाना मुस्तकिल शुरू करेंगे तो लोग वही देखना शुरू हो जाएंगे। और वो इंसान की साइकी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है इन चीजों से। आप जो चीज देखते हो, जो चीज सुनते हो, आपकी शख्सियत वैसी होना शुरू हो जाती है। नहीं, फिर पब्लिक को इन्होंने बड़ी अच्छी बात की मंसूर भाई ने कि पब्लिक को हम जो दिखाए ना, हाँ। तो वो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। अब हम वल्गर चीजें दिखाएं या अच्छा कंटेंट दिखाएं, सिचुएशनल कॉमेडी दिखाएं, और अब जो हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं थिएटर के, उनको उनके लिए स्क्रिप्ट ऐसे आने चाहिए कि उस सिचुएशनल कॉमेडी वाले हाँ। वो हों कि वो पूरे स्टेज, अब्दुल्ला लाला है या जितने भी ये बच्चे हैं सारे, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इंशाल्लाह आगे हमारा स्टेज तरक्की करेगा अगर तरक्की। अच्छा, नहीं, तरक्की अभी भी है क्योंकि मैंने काफ़ी आर्टिस्टों को ऐसे देखा। लास्ट में गई थी आर्ट काउंसिल के अंदर, तो मेरा अपना एक इवेंट हो रहा था जिसके अंदर मुझे अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे। आपका अपने इवेंट में आपको अवार्ड मिला? वाह भाई वाह। मैं इनवाइट थी ना ऐसे बोले ना इवेंट के अंदर, तो जब तो खैर वहाँ पे मुझे अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे थे। तो वो उसके बाद मैं गई हूँ आर्ट काउंसिल के टॉप फ्लोर के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, तो वहाँ पे मैंने बच्चे और बच्चियों को देखा। वो अपने सोर्स के ऊपर वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो वहाँ पे डांस परफॉर्म कर रहे हैं। और जब मैंने उन्हें देखा, और मैं काफ़ी देर तक, मेरा जबकि वहाँ कोई काम नहीं, मगर मैं काफ़ी देर तक सिर्फ इसलिए वहाँ खड़ी हुई ये लोग कर क्या रहे हैं, और वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर मैं समझती हूँ उन बच्चों को आगे आने का मौका मिले ना, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है। आर्ट्स काउंसिल में ये सारी क्लासेस होती हैं और शाह साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। नशीद भाई, ये जो जिस दौर में अब हम दाखिल हो गए हैं, इस दौर में जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि प्रिंट मीडिया तो बहुत ही मुश्किल हालात में है। आजकल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आजकल जो आपके मामलात हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सहाफ़त से नाता तोड़ दें, तो क्या चीज़ें चल रही हैं? एक अखबार भी है मेरा ख्याल है कंज्यूमर वॉच के नाम से,
तो क्या उसको डिजिटल पे भी मुंतकिल किया है आपने, कुछ इस तरह का साथ है कुछ? बेसिकली ये एक डिजिटल मैगजीन है, ठीक हो गया। और ये शेख राशिद आलम साहब का जी विजन माशाल्लाह है। माशाल्लाह। उन्हीं के मतलब है कि सरबराही में हम जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा बुनियादी मोटो ये है कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है वो सारिफ के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उसी तरह का सिस्टम हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है ना डेवलप हो। बिल्कुल सही। और पाकिस्तानी क्यों मतलब है कि मयारी अशिया से दूर रहें, और अगर कोई गैर मयारी अशिया उनको देने की कोशिश करे तो क्यों ना उसका मुहासबा किया जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं कि उन तमाम सार्फिन के साथ जो क्राइम हो रहे हैं उनको हम मतलब है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए और डिजिटल मैगज़ीन के ज़रिए जो ना सामने ला रहे हैं, ताकि अरबाब इख्तिदार तक वो चीज़ें पहुँचें और इसका कोई सद्देबाब हो। नशीद भाई, बहुत आपने अहम हवाले पे बात की है। मतलब इस वक्त तो माशरे की दुखती नब्ज़ पे आपने हाथ रखा है। पूरी दुनिया में जो मालूमात हम लेते हैं कि नाकिस खुर्दोनोश का कोई हवाला है ही नहीं। मतलब अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो वो पाक साफ सुथरी अच्छी होगी। 2 नंबरी का हवाला तो पाकिस्तान में है। मतलब पता नहीं क्या कुछ मिला के हम जो है वो बेच रहे हैं, और कोई हमें शर्म नहीं है मतलब उन अनासिर को कि जो ये इंतहाई मकरू काम कर रहे हैं। आप अखलाकी तौर पर हम पाकिस्तानी जो है ना दुनिया की पस्तरीन मतलब कौम बन बहुत चुके हैं। तकलीफ के साथ ये बहुत गुफ्तगू माजरत के करनी साथ। पड़ रही है मैं कि खुद मतलब उसमें हम शामिल हूँ। जाली अद्वियात बना रहे हैं। हमें उम्रा करने जाना है, आखिर हाजी भी कहलाना है ना। जी अच्छा, तो बस इसी मौजू पे हम जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ सारिफ को खुद नहीं पता कि उसके हुकूक क्या हैं और उसको किस तरह किस फोरम पे जो है ना उसको अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो ये सारी अवेयरनेस हम इंशाल्लाह ताला जो है वो कौम को बताएंगे, सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे कि उनका क्या हुकूक हैं और उनको किस तरह से मतलब है कि वो चीज़ें करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो रेट वगैरह जो मतलब कमिश्नर साहब जो वो निफ्तामे Announce वगैरह करते मतलब हैं। ये करते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल दरामद कमिश्नर नहीं ऑफिस होता। से रेट लिस्ट तो जारी होती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहाँ चली जाती है। जी हाँ, तो इन तमाम चीज़ों पे उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, पाकिस्तान का एक आइन भी है, ठीक है ना, उस पर कितना अमल होता है। हाय हाय आप रेड लिस्ट को रो रहे हैं। वो मतलब कितने मेहर अली कितने तेरी सना। लेकिन इसमें कुछ बेहतरी की जा सकती है। इसी तरह कुछ बेहतरी एपनिक का जो आज का हवाला है उसके साथ भी की जा सकती है। आप प्रिंट मीडिया के दौर से इस सारे मामले को लेकर चले, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, तो कुछ मिंबर साजी आप कर रहे हैं, कुछ आपने इसमें तरमीम की है, कुछ इस सिलसिले को आगे लेकर चलना है, तो कुछ डिजिटल के साथ जुड़े हैं आप भी। जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मंसूर भाई। इसमें थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं एपनिक की, कि एपनिक को बनाने वाले जो तंजीम है उसका नाम PFUJ है। PFUJ उस वक़्त अखबारात में जब उन्होंने देखा कि सहाफ़ी तो एक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन दूसरे जो उनके जो साथी हैं जो अखबारात बनाने में उनके साथ प्रेस वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उनके ना होने से वो इतने मजबूत नहीं हो सके इदारों में, तो उन्होंने एपनिक की बुनियाद रखी। अब PFUJ का ये पार्ट रही है हमेशा से, लेकिन अब कुछ अरसे से ये अलहदा जब से ये तकसीम हुई है तो अलहदा हुई है। लेकिन अब फिर एक दफ़ा PFUJ जो इस वक्त, अब पता नहीं नाम लेना मुनासिब है या नहीं, आप लें सर, हमारा कोई हवाला नहीं है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले में। आज आप एक यूजे वाले की बात करेंगे, कल मैं दूसरे यूजे वाले को बिठा लूंगा। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। तो PFUJ अफसर भट्ट ने अब इसको टेकअप किया, और जो हमारे कराची में जो साथी हैं KUJ के, उन्होंने इस चीज़ को किया कि नहीं यार। कराची में कौन साथी हैं आपके? इसमें KUJ बरना है और उसमें ताहिर हसन खान उसके सदर हैं, और सरदार लियाकत उसके जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। हाँ, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने और मजहर अब्बास साहब ने, इन्होंने सबने मिल के, मजहर अब्बास साहब का उसमें बड़ा रोल है, और जी कोशिश अब वो कर रहे हैं कि एपनिक को दोबारा से फ़हाल किया जाए और इसके आइन में भी तब्दीली करके सिर्फ अखबारात को नहीं बल्कि
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल को भी साथ किया जाए। बिल्कुल सही है। तो मैं आपके फोरम से ये कहना चाहूँगा, बल्कि इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा इन दोस्तों का जो हमारे कराची के सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, और PFUJ के अफजल भट्ट साहब और अशरफ अंसारी साहब के कम से कम इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और दोबारा से इस चीज़ को एक बेहतर फॉर्म में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इस तंजीम के सब लोग मेंबर होंगे और ये सब लोगों के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। आबिद भाई, जिस तरह ये बात कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों को जोड़ने की, स्पोर्ट्स में भी मैंने ऐसा महसूस किया है कि बहुत ज़्यादा सियासत दाखिल हुई है, और कराची में तो ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियां हैं वो होती तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही बाकमाल खिलाड़ी निकल के आगे नहीं जा रहे हैं। हाँ, बस सियासत तो ज़ाहिर है हर जगह, जैसा कि आपने कहा, तो वैसा है बिल्कुल, हर जगह ग्रुपिंग होती है। हमारे यहाँ बड़ा जो हमारा सूबा है ना, ज़ाहिर पंजाब है, तो फेडरेशन है हमारी जो खेलों की हैं वो ज़्यादातर पंजाब के अंदर सही है। तो बाकी एसोसिएशनें जो हमारे चारों सूबों में होती हैं, यहाँ से जो खिलाड़ी निकलते हैं और ज़ाहिर बड़े सूबे से ज़्यादा निकलते हैं, और हो भी रहा है वहाँ पे स्पोर्ट ज़्यादा, तो थोड़ी सी ज़ाहिर सियासत तो होती है, पसंद नापसंद हर जगह मौजूद होती है। उसमें ये लेकिन होता उसका है नुकसान तो फिर खिलाड़ी मेरिट और का नुकसान खेल- होता है, बिल्कुल उसमें ऐसा है, बिल्कुल ज़ाहिर चांस नहीं मिलता, या फिर फंडिंग की कुछ कमी होती है कि हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट से इतना फंड नहीं मिलता खिलाड़ी को कि वो आगे जा सके, इवेंट खेल सके, टूर्नामेंटों में अटेंड कर सके, या नेशनल चैम्पियनशिपें या सिंध के लेवल पे चैम्पियनशिपें इतनी प्रोग्राम हो सकें कि जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पोर्ट्स अब तो देखें बहुत रिलीफ क्योंकि हुकूमत ने दिया है। अगर आप पहले 2011-12 में अगर आप स्पोर्ट्स के हालात पे बात करें ना, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए टफ होता था, मगर अभी तो बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। और अगर आप अपना मुद्दा रखते हो हुकूमत के आगे, तो वो आपको बहुत फंडिंग वगैरह और खिलाड़ियों को वो सपोर्ट कर रही है। मेरे हिसाब से मतलब पाकिस्तान के अंदर अब स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा रुझान हो रहा है, ज़्यादा काम किया जा रहा है। काम तो हो रहा है, रुझान तो दिया जा रहा है, बिल्कुल आप सही कह रही, मगर वो उस सतह पे नहीं हो रहा है कि एसोसिएशन मेरा यही जो था कि वो खेलों की निकल जो के- तंजीमें होती है ना, जो उनको फंड नहीं दिए जाते, बल्कि पसंद नापसंद के हिसाब से दिए जा रहे होते हैं, अपने अपने लोगों को नवाजा जा रहा होता है। जी लियाज़ भाई, स्पोर्ट्स के हवाले से अर्ज करूंगा कि हमारे मुल्क में पहले ये डिपार्टमेंटल टीमें हुआ करती थी, डिपार्टमेंटल की, टीम, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, रेलवे की और मुख्तलिफ इदारों की, यूनाइटेड बैंक की, नेशनल बैंक की, इनकी जैसे क्रिकेट है। तो खान साहब से मैं इस चीज़ पर इख्तलाफ करता हूँ कि उन्होंने आके रीजनल 6 टीमें बनाने का, अच्छा वो डिपार्टमेंट उनके जहन में कुछ और कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो गरीब की रोटी रोजी मर गई। रोज ही मर गए। तमाम अब ये था कि स्पोर्ट्स खत्म हो PIA की गया। टीम में तकरीबन 20 खिलाड़ी होते थे, तो उसमें कराची के लड़के भी हैं, हर जगह के। तो जैसे ही वो इम्प्रूव करते थे, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, तो वो PIA उनको हायर कर लेता था, ऐसे ही। उनकी सैलरी शुरू हो जाती थी, वो इस तरफ से मुतमैन हो जाते थे, वो सिर्फ उस पर फोकस करते थे। अब वो चीज़ नहीं, इस तरह और भी स्पोर्ट्स में यही हो रहा है सब सर, बिल्कुल है ऐसे ना? ही, तमाम स्पोर्ट्स की जो है ना वो डिपार्टमेंट बिल्कुल बहुत बंद हो टफ गया हो है। गया। हाँ, और वो जो क्रिकेट हमारे पास से जो निकल के आगे गई है, शायद उसकी वजह ये है कि वो क्रिकेट जो है वो बोर्ड अलग है, वो मोहताज नहीं है सरकार का, ना वो मामलात स्पोर्ट में, बोर्ड ना के उसमें नहीं वो आता, अंडर में नहीं उसके आता। मामलात अलग हैं। और मोहसिन साहब खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हम 3-4 दिन पहले का जो हमारा फाइनल हम हारे हैं, खेल में हार जीत होती है। हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं, हमारी बनती हुई टीम है, इसने बहुत अच्छा मुकाबला किया, आखिरी ओवर तक मैच गया। तो हम बहुत दिल बड़ा रखते हैं, खेल को हम खेल समझते हैं, खेल को जंग सही। नहीं समझते, लेकिन जिसको हम जंग समझते हैं फिर उसको जंग समझते हैं। तो बिल्कुल ऐसे खेल ही को है। हम खेल समझते हैं। नहीं, ये वो वाली बात करें कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। जी ऐसा ही है। खेल का कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, जो खेलेगा अच्छा। ताबिश हाशमी का याद आ गया कुछ? बड़ा अच्छा लगा था, बताइए। उसने कहा ये खेल नहीं जंग है, खेल में हम हार सकते हैं, जंग में जंग में नहीं नहीं हार सकते। तो बस बड़ी ऐसा प्यारी ही बात है, की थी। ऐसे ही खेल को खेल की तरह रखें, खेलें, हंसें, बोले, खुश रहें। खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है। 3 दिन पहले मैंने सुना है आप जब पाकिस्तान हारा तो आपने खाना नहीं खाया था। नहीं, मैंने बहुत भरपूर खाना खाया था क्योंकि मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया था कि ऐसा होने वाला होने वाला है, बस एक आइडिया हो गया था। हाँ। खेल को खेल समझ रही थी मैडम, बिल्कुल मैडम जज्बाती नहीं थी। 97 पे 4 आउट हुए थे हमारे जो पड़ोस वाले हैं उनके, ठीक है। तो उनके लिए 169 करना कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि बहुत टाइम से खेल रहे हैं। 147
147 नहीं 147, हाँ, तो उनके लिए इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था, वो बहुत इजीली कर लेते। हाँ, उनकी काफी मजबूत time टीम से है, खेल उनके रहे बड़े हैं। क्या है वो हिंदी में कहते हैं दिग्गज प्लेयर थे आपके, लेकिन उसके बावजूद हमारे नौजवानों ने बड़ा मुकाबला किया जम और के ये बहुत अच्छा खेला, बहुत ये अच्छा तो- खेला। तो मैडम आपने हारने की क्रिकेट, आदत हो गई ना। हाँ मैडम आपने क्रिकेट खेली है? नहीं, मैंने क्रिकेट नहीं खेली है, मगर हारने की आदत से ये बात कहूँगी कि क्योंकि मैंने जब मैच देखा और मुझे जो चीज़ लगी कि कोशिश अच्छी थी, और जाहिर बात है जब इस दफ़ा इनकी कोशिश अच्छी थी और हम इनका यूं ही हौसला बढ़ाते रहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में क्या पता जीत जाए। अच्छा, लेकिन आपने क्रिकेट नहीं खेली उसके बावजूद, लेकिन आप कहीं महसूस करती हैं कि जब लड़की आ रही है जा रही है एक मखसूस टाइम होता है तो कोई फील्डिंग लगा के बैठा है आपके लिए, कभी ऐसा फील किया आपने? अच्छा, ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो मैं अब वो नोट ही नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल भी। मगर माशरे के ऊपर देखें, अगर मैं बात करूँ ना कि क्योंकि हम यहाँ बेहतरी की बात करें हर फील्ड के अंदर, तो बेहतरी कैसे आएगी? करप्शन पर स्टार्ट हुई थी बात आपकी। बेहतरी इस तरीके से आएगी कि आपके घर से फिर वही बात कहूँगी कि रीडिंग ख़त्म हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि पहले आपकी हेल्थ के लिए, आपके अपने लिए भी बहुत अच्छी थी, वो चीज़ें अब नहीं है। उनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आप मेंटली तौर के ऊपर उस लेवल पे आप खड़े ही नहीं हो सकते, इवन मेंटली क्या फिजिकली तौर पे भी उस लेवल पे नहीं खड़े हो सकते। पहले के लोग बहुत एक्टिव थे, अभी एक्टिव नहीं है, तो उसका रीज़न ये आपका माइंड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं चलता, उतना ज़्यादा नहीं सोच सकता। उसका सेम यही रीज़न है क्योंकि रीडिंग नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। और माशरा कहाँ से बनता है? घर से। जब आप एक छोटे से बच्चे को एक कोरे कागज़ के ऊपर करप्शन लिखोगे तो वो आगे भी जाके तो करप्शन ही सीखना है, वो उसने उसी घर से सीख के उसी माशरे में खड़ा होना है। हम लोगों के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि घर में अक्सर बच्चों को ये बात सिखाई जाती है, तुम मेरा फला काम कर दो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा। बहुत अच्छी बात की आप। हाँ, तो ये जो इतने रुपए दूंगा वाला कॉन्सेप्ट ये ना, लालच अगर ले आ हम, जाती है। हाँ, ये लालच जब आपने उस बच्चे के जहन में ये डाल दिया ना लालच, तो वो जिंदगी के हर मोड़ पे ही लालच रखेगा। good. और वही बच्चा जब माशरे में खड़ा होगा, किसी भी फील्ड से हो, कहीं से भी वो रिलेट करे, उसके जहन में यही होगा कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, इसका इनपुट इतना होगा, सामने भले कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक है तो हम मैडम। इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग जो ये बेज़मीर हो गए ना, अगर हम अपने ज़मीर को पहचानें और अपने ज़मीर से बात करें, सही और गलत को समझने और इसे मानने की हिम्मत कर लें, क्योंकि गलत मानना भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी फ़न है। और अगर हम गलत को एक्सेप्ट करने लग जाएं, उनके ऊपर काम करें ना, हमारा माशरा बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि प्रोग्राम का वक्त नाजरीन कितनी तेज़ी से गुजरा है और ख़त्म होने लगा। मंसूर भाई, मैं थोड़ा मैं आपका मुझे आपकी तरफ आ रहा हूं। एक मिनट दे दें। जी जी, मैं ये चाह रहा हूँ सर कि प्रोग्राम का जब आप एंड करें तो हमें अपना कुछ अच्छा सा मैं आपको कलाम भी सुन, मैं बिल्कुल जी। मैं बात ये कर रहा था कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, हम इनके शुक्रिया तो अदा करेंगे ही, और इनके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि एक कोई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मॉर्निंग वाइब्स के इस पॉजिटिव पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहें कि जो इनके दिल की आवाज़ है वो आप तक पहुँचे। जी आबिद भाई। मैं तो यही चाहूँगा कि माशरे में पीस किसी तरह है, अमन की मुतलाशी हो, किसी तरह हम सुकून लाएं, अमन लाएं और एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे को अखलाकियात से अच्छे नज़रिए से देखें। नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है एक दूसरे के बारे में। जैसे ही कोई बंदा उठ के गया हम उसके बारे में बुराइयाँ शुरू कर देते, उससे निकलें किसी तरह, हम हमारा माशरा निकले और फिज़िकल एक्टिविटी भी इख्तियार करें, पढ़ाई भी करें, बिल्कुल सब कुछ करना चाहिए, तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। जी, मैं तो ये कहूँगा कि आज जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो घर से निकलते ही टेंशन शुरू हो जाती है। मोहल्ले का गटर बंद है, पानी नहीं आ रहा, इधर से रोड टूटे हुए हैं, इधर से जाएं, उधर उसने बजरी डाली हुई है। जब वो बंदा ऑफिस पहुँचता है तो वो इतना मसाइल में घिरा हुआ पहुँचता है। तो ये हमें बाहर, ये हमारी हुकूमतों का काम है, तो हमें वो सहूलियात नहीं है। तो हर बंदा, आप आज देख लें कि हर बंदा गुस्से में, किसी से आप बात करके देखें, वो आपको मारने के लिए दौड़ता है। जी ऐसे ही है। पहले ये नहीं था ये चीज़, अगर किसी को आप डांट देते थे उसकी गलती पर तो वो सॉरी कर लेता था। जी। अब अगर वो गलती की है उसने और वो आपने आपको उसको घूरता हुआ जा रहा है, उल्टा वो आपको ऊपर चढ़ के आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे तो ही। ये
फर्स्ट खास एड तौर हो पे चुके हैं। वसाइल का इस्तेमाल ना होना, ये आवाम को इंतजामी सहूलियात फॉल्ट ना है, देना। इंतजामी फॉल्ट दूर होने चाहिए। ये सियासत की बात नहीं है, नहीं हम है, बार बार ये बिल्कुल। बात करते हैं किसी कि को- इंतजामी जब हवालों से हम कोई तनकीद कर रहे होते हैं, उसका कतन मतलब जो है वो सियासत नहीं होता है। जी बस यही मैं अर्ज करूंगा कि अशीद भाई, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे वालिदैन हैं वो मोबाइल ने हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि वालिदैन जो है बच्चे जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखें और उनको अपने चेक में रखें। आप ये देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने मोबाइल ईजाद किया और आज वो उस तशवीश में मुब्तला हैं कि किस तरह हम अपने बच्चों के अखलाकियात को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और वो उनके ऊपर बहुत शदीद किस्म की चेक रख रहे हैं और ऐसे ऐप्स बना रहे हैं जिसके ज़रिए उनको मालूमात हो। तो हमारे वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मोबाइल के ऊपर जो है वो नज़र रखें। ये मेरा पैगाम। बिल्कुल सही। जी दारा भाई, मैं जो ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ तो हकूक़ के साथ साथ जो अल्लाह ताला का फरमान है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, जी तो मैं यहाँ हुकूकुल इबाद की बात करूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों में, अपने जो मुलाजमीन हैं, जो अपने मालकान हैं, जो माशरा है, हर एक के हकूक़ हैं, वो हम हकूक़ उसके अदा करते रहें ताकि इस माशरे में अमन और सुकून कायम हो सके। बिल्कुल ठीक। जी निदा, बहुत ही खूबसूरत पैगाम था और आज की सुबह बहुत खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे बात हुई। और क्योंकि देखें, जब हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद का जिक्र आता है ना, तो हुकूकुल अल्लाह पे तो आप तब जाते हो जब अल्लाह ताला खुद कहते हैं जब आप हुकूकुल इबाद निभाओ। तो सारा मसला अगर उठा के देखें इसका यही है कि हम हुकूकुल इबाद अगर निभाना शुरू हो जाए ना, तो हुकूकुल अल्लाह फिर हम बहुत आराम से बना सकते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आपकी इस बात से मुझे वाकई सचमुच दो अपने शेर याद आ गए ताकि आपकी बात भी पूरी हो जाए कि ज़मीर व नफ्स को जब हुक्म पारसाई दिया, ज़मीर व नफ्स को जब हुक्म पारसाई दिया, वो धड़कनों में कहीं पर मुझे सुनाई दिया। वाह वाह वाह। वो धड़कनों में कहीं पर मुझे सुनाई दिया और दुआ को हाथ उठाकर कहा था, है तो बता। दुआ को हाथ उठाकर कहा था, है तो बता। फिर उसके बाद खुदा हर तरफ दिखाई दिया। वाह वाह, बेहतरीन। तो क्या नाज़रीन कहना। किराम, आज के लिए इतना ही। बहुत खूब। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा